नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। भारतीय जनता पार्टी एक खतरनाक खेल खेलती हुई नजर आ रही है, बेहद खतरनाक खेल खेलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जेनजी का मूवमेंट हुआ, जिस तरह से स्कूलों की हकीकत सामने आ रही है, आज कंडीशन यह है कि दिल्ली के अंदर बच्चे सड़क पर आए हैं, दिखा रहे हैं कैसे स्कूलों के पास की सड़क खराब है, कैसे स्कूलों की हालत खराब है। और देश भर में यह चीज देखने को मिली, बच्चे सड़क पर आए, बच्चों को गिरफ्तार किया गया, स्कूलों की हकीकत सामने आई। हालत यह है कि देवरिया के अंदर, जहां का मैं रहने वाला हूं, एक युवा ने दो स्कूलों के खस्ता हाल होने का वीडियो बनाया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके खिलाफ केस कर दिया गया। तो डरी हुई है पूरी तरह से, क्योंकि इसकी हकीकत रोज बाहर आ रही है। और इस डर के चलते युवाओं को बांटने के लिए, आंदोलन को बांटने के लिए एक खतरनाक खेल खेला गया है। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां चुनाव होने वाला है, वहां के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस खेल में सीधे सीधे हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यह खेल है आरक्षण हटाओ आंदोलन का। इसका नाम दिया गया है आरएचए और इसे कहा जा रहा है आरक्षण रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। अपने आप में यह हिंदी है, अंग्रेजी है, मैं नहीं जानता। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन अंग्रेजी में है कि हिंदी में है? इसको आरक्षण हटाओ आंदोलन लिखना था हिंदी में, अंग्रेजी में पूरा का पूरा अंग्रेजी में कर लेते हैं। खैर, जो भी है, ये सब चलता रहता है आजकल की भाषा में। लेकिन आरक्षण हटाने को लेकर ये जो पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो असल में देश भर में एजुकेशन और बाकी सबके जो हालात सामने आए हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए की जा रही है। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और वो आंकड़ा आपके सामने बड़ी आसानी से अवेलेबल है अगर आप ढूंढेंगे तो। केंद्र सरकार में जो खाली पद थे, यानी ऐसे पद जो हैं लेकिन जिन पर कोई नौकरी नहीं कर रहा है, यानी गवर्नमेंट चाहे तो उनको भर सकती है, उन खाली पदों की संख्या डबल हो गई है पिछले 10-11 सालों में। पीएसयूज का हाल यह है कि 49% कर्मचारी ठेके पर रखे जा रहे हैं। और यह केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। अगर यूपी गवर्नमेंट का निकालिए, बाकी सरकारों का निकालिए, तो आप देखेंगे देश भर में करोड़ों नौकरियां सरकारी खाली हैं। अब ये नौकरियां जब भरी ही नहीं जाएंगी तो आरक्षण रह के या ना रह के क्या कर लेगा? आरक्षण वैसे ही लागू नहीं होगा अगर ये नौकरियां नहीं भरी जाएंगी। चाहे आप रिजर्व कोटे में हैं, चाहे अनरिजर्व कोटे में हैं, जब सरकार भर्तियां करेगी ही नहीं तो आपको उसमें नौकरी नहीं मिलनी है। तो सही आंदोलन यह होता कि सरकार में जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरा जाए। लेकिन यह आंदोलन होगा तो सरकार के लिए बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आंदोलन हो रहा है रिजर्वेशन हटाओ। अब भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है वो कई तरीके से आपके समझ में आ सकता है। आपको याद होगा बिहार चुनाव के पहले, इस बार नहीं, पिछले बार के बिहार चुनाव के पहले आरएसएस के जो चीफ हैं उन्होंने आरक्षण की जो व्यवस्था है उस पर दोबारा सोचना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा जैसा बयान दिया था। ये बयान दिए जाते हैं सो कॉल्ड अपर कास्ट के वोट इकट्ठा करने के लिए कि अपर कास्ट का वोट एक साथ मिल जाए। हालांकि वो बयान उल्टा पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। और उसके बाद अमित शाह से लेकर आपको भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं के बयान मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक आरक्षण नहीं हटाया जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे एक चीज होती है एनएफएस, नन फाइंड सुटेबल। जो सीटें रिजर्व होती हैं वहां पर कह दिया जाता है नन फाइंड सुटेबल, यानी कोई इस लायक ही नहीं मिला। भाई, नन फाइंड सुटेबल क्या होता है? आपने 2 सीट निकाली है, 5 लोग आए हैं, रिजर्व पोस्ट है, वो किसी ना किसी को करना है, तो उसमें नन फाइंड सुटेबल क्या होता है? जो उसमें बेस्ट है वो आपको करना होता है। लेकिन चूंकि नहीं वो नौकरी देनी होती है दलितों पिछड़ों को, इसलिए नन फाइंड सुटेबल करके चीजें किनारे कर दी जाती हैं। अच्छा, ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो कर रहे हैं, इनसे मुझे यह भी पूछना है कि अब तो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लिए भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आ गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आ गया है, और उसमें दलितों पिछड़ों को शामिल ही नहीं किया जाता। वो पूरी तरह से अपर कास्ट का आरक्षण है जिसमें अपर कास्ट के लोग भर्ती किए जाते हैं। तो ये जो लोग रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन कर रहे हैं, ये क्या ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उसको भी हटाने की बात कर रहे हैं? मैंने ब्रजेश पाठक का नाम क्यों लिया? क्योंकि शनिवार 22 अगस्त को ब्रजेश पाठक जो है वो लखनऊ में आरक्षण विरोधी 3 कार्यकर्ताओं से मिलते हैं।
इनमें हर्ष दुबे हैं, जिन्होंने आरएचए का इंस्टाग्राम पेज बनाया था, शिव वर्मा हैं और मृत्युंजय पाठक हैं। ब्रजेश पाठक सिर्फ मिलते नहीं हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि इनकी मांगों को बीजेपी के सेंट्रल नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और 2 दिनों के भीतर किसी सेंट्रल मिनिस्टर से मुलाकात भी करेंगे। अब देखिए, एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि जब तक हम सत्ता में हैं आरक्षण नहीं हटेगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आरक्षण नहीं हटेगा, मैं खुद ओबीसी हूं। और भी इनके तमाम नेता आरक्षण के समर्थन में बयान देते हैं। दूसरी तरफ यूपी में जहां इलेक्शन होने वाला है, वहां अपर कास्ट वोट को ध्यान में रखकर ब्रजेश पाठक जो हैं, वो आरक्षण में सुधार का समर्थन करती हुई एक्स पर पोस्ट लिखते हैं और आरक्षण विरोधी छात्र कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी आंदोलन होता है। वहां पर पुलिस आती है और कहती है कि बीएनएसएस की धारा 163 के तहत पहले से प्रतिबंध लगा है। सीआरपीसी में पहले ये 144 हुआ करती थी। 144 का मतलब ये होता था कि सभा नहीं कर सकते, 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। तो ये जो 144 लगी हुई है, इसलिए हम कोई इस तरह का आंदोलन नहीं होने दे सकते हैं। और वहां बड़ी मजेदार चीज है, एक अभिषेक ठाकुर है जो खुद को हिंदुत्ववादी कहता है, और जब जेनजी का छात्र आंदोलन चल रहा था तो यह कह रहा था कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस का लाठीचार्ज बिल्कुल सही है। मजेदार बात यह है, इसने वीडियो भी बनाया था और वीडियो बना के जो जेनजी का मूवमेंट चल रहा था उनके स्टूडेंट्स को मारने पीटने की धमकी भी दी थी, हालांकि हिम्मत नहीं पड़ी थी, पहुंच नहीं पाया था। अब इसकी कंडीशन यह है कि यह पहुंचा आरक्षण विरोधी आंदोलन में। जितने इस तरह के हिंदुत्ववादी खुद को कहते हैं, सब वहां पहुंचे हुए हैं। और ये पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने इसको डिटेन कर लिया और घसीटते हुए गाड़ी तक ले गई। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की पिटाई का जो पहले ये समर्थन कर रहा था, अपनी पिटाई होने पर भी समर्थन करेगा। और देखिए, आप सोशल मीडिया की एक इन्फ्लुएंसर हैं दिव्या गंगोत्रा टंडन, इन्होंने भी जब छात्रों पर लाठियां बरसी थी, और मैं आपको एक और बात बताऊं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि जेनजी मूवमेंट पे जो लाठी चार्ज हुआ वो जरूरत से बहुत ज्यादा था और खतरनाक लाठी चार्ज था। तो अब इस मामले में भी सरकार अंदर से बाहर तक बुरी तरह से फंसती जा रही है। लेकिन मैं बात कर रहा था दिव्या गंगोत्रा टंडन की। जब छात्रों पर लाठी पड़ी थी, जेनजी मूवमेंट के दौरान छात्रों पर लाठी पड़ी थी, तो इन्होंने कहा था कि बस आदेश का पालन कर रही थी दिल्ली पुलिस। और जाहिर सी बात है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन का ये समर्थन कर रही हैं। तो समर्थन कर रही हैं जिस आंदोलन का, उस पर जब पुलिस ने लठ चलाई, तब इनके ट्वीट वायरल हो रहे हैं कि ये पुलिस एक्शन की मुखालफत कर रही हैं। दरअसल एक दिक्कत है हमारे देश में कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, उसको लगता है कि सारी पुलिस, सारी व्यवस्था सब उसके लिए। जब कोई दलित पिटता है, जब कोई गरीब पिटता है, जब कोई पिछड़ा पिटता है, जब कोई मुसलमान पिटता है, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा ही होगा, जब मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं तो ये लोग तालियां बजाते हैं, इनको बड़ा मजा आता है। योगी जी को बुलडोजर बाबा कहते हैं और कहते हैं बुलडोजर न्याय की जरूरत है। लेकिन जब इनके घर पे कहीं गलती से बुलडोजर पहुंच जाता है, गलती से क्या, पहुंचता ही है, मेरठ में पहुंचा ही, और भी जगहों पर पहुंचा, जब इनके घर पे बुलडोजर पहुंचता है तो ये फिर त्राही त्राही करने लगते हैं और फिर सरकार से शिकायत करने लगते हैं, रोते हैं और वीडियो बनवाते हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े समर्थक थे, योगी जी और मोदी जी के बड़े समर्थक थे, हमारे घर बुलडोजर क्यों चला। इनको नहीं पता है कि जब बुलडोजर चलेगा तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। जब पुलिस को लाठियां चलाने की छूट मिल जाएंगी, तो कल जेनजी मूवमेंट पर चल रहा था और आज आपके ऊपर भी लाठियां चलेंगी। तो कल अगर आप खुश हो रहे थे, तो आज जब खुद पिट रहे हैं तो दुखी होने का किसी तरह का कोई हक नहीं है आपको। दरअसल आरक्षण विरोधी आंदोलन इस देश में नया नहीं है। मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो भी आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ था, और लगातार हर तरह की समस्या के लिए आरक्षण को जिम्मेदार बताया जाता है। कहा जाता है कि अब तो उनके पास पैसा आ गया, अब क्यों आरक्षण दिया जा रहा है। एक बात मैं साफ कर दूं कि आरक्षण जो है वो कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। आरक्षण है रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि लोगों को, हर अलग अलग जाति के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके, और खास तौर पे ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके जिनको सदियों से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से उनको दूर किया गया था। और इसी व्यवस्था के तहत आरक्षण हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि केवल भारत में आरक्षण है, पूरी दुनिया में तमाम देशों में अफर्मेटिव एक्शन है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं,
जिनको शिक्षा और बाकी सारी चीजें पीढ़ीगत तरीके से वैसे नहीं मिली जैसे बाकी लोगों को मिली, उनको आगे लाने के लिए अलग से पुश किया जाए। यह भी आरक्षण ही है। कई जगह जेंडर को लेके, कई जगह ब्लैक्स के लिए आरक्षण है, यानी जो भी पिछड़ा हुआ समाज है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था दुनिया में है। लेकिन हमारे यहां जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उसको लगता है बस सब हमारे ही लिए ही होना चाहिए। और देखिए ये मानसिकता कहां तक जाती है। वंदे मातरम पर भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं का बयान आ रहा है वो क्या कह रहा है कि 1937 में मुसलमानों ने विरोध किया तो कांग्रेस ने इसके 3 स्ट्रेंजा हटवा दिए, 2 ही रहने दिए। मेरा सवाल अलग है, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? अगर इस देश के लिए कोई राष्ट्रीय गीत, कोई राष्ट्रगान तैयार हो रहा है तो क्या उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उसे पूरे दिल से गा सकें, उसे अपना समझ सकें? तो अगर मुसलमानों को दिक्कत थी कि उसमें दुर्गा जी की बात की गई है, उसमें मूर्तियों की बात की गई है, मंदिरों की बात की गई है जो इस्लाम की बिलीफ के खिलाफ है, तो फिर उसे हटाने से दिक्कत क्या थी? क्या सबको साथ लेकर नहीं चलना चाहिए? यही मानसिकता बना दी गई है कि ऐसी चीज जिससे मुसलमानों को दिक्कत हो वो देशभक्ति है, जिससे उनका अपमान कर सके वो देशभक्ति है। और समाज के अंदर जो ब्राह्मणों, ठाकुरों और बड़ी जातियों को, जो तथाकथित बड़ी जातियां हैं, उनको जिससे लाभ पहुंचे वो नीति तो अच्छी है, लेकिन जिससे उनके विशेषाधिकार का नुकसान हो वो नीति गलत है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करने के लिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए, नीट के पेपर लीक पे बात करने के लिए जेनजी सड़क पर जाए, उस पर लाठी चले तब तो ठीक है, लेकिन आरक्षण हटाने की मांग करने के लिए ये लोग सड़क पर जाएं और तब अगर इनको गिरफ्तार किया जाए, लाठियां वाठियां नहीं चली हैं, डिटेन ही किया गया है, तो गलत हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ये खेल दोहरे तरीके से खेलती है। एक हिस्सा उठाकर कहेगा कि हम तो आरक्षण के समर्थन में हैं जी, आरक्षण नहीं हटना चाहिए, और दूसरा ब्रजेश पाठक जैसा हिस्सा जाकर कहेगा कि आरक्षण जो है उसमें सुधार होना चाहिए। मेरा एक दावा है, अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई आरक्षण हटाने की समर्थक है तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी एक बयान दें, संसद के भीतर या बाहर एक बयान दें कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 10 सालों में आरक्षण में सुधार करेगी, आरक्षण को खत्म करेगी। यह बयान दे दे और ईमानदारी से अपने स्टैंड के साथ खड़े हों। और अगर यह बयान नहीं दे सकते, अगर उनका यह मानना है कि आरक्षण के वो साथ हैं, तो ब्रजेश पाठक को तुरंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, और अगर वो संतुष्टि वाला कारण नहीं बताते हैं तो पार्टी से निकाला जाए। तब जनता को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के समर्थन में है या विरोध में। यह तो बड़ा अच्छा है, गुड कॉप भी हम ही, बैड कॉप भी हम ही, आरक्षण का समर्थन भी हम ही करेंगे, विरोध भी हम ही करेंगे, और इस तरह से तथाकथित सवर्णों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको बेवकूफ बनाते रहेंगे। जब मामला ज्यादा बढ़ेगा तो हिंदू मुसलमान लाकर खेल लेंगे। यही राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसका परिणाम क्या है, एक किस्सा सुनाकर खत्म करता हूं। यह किस्सा है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में रौन थाने के अंतर्गत मेहदवा के निवासी हैं विश्वास राजावत। इनकी मृत्यु हो गई शुक्रवार को। अब पता यह चला है कि रौन बाजार में भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र कुशवाहा, उन्होंने इनका उपचार किया था, उन्होंने इनका इलाज किया था। पुष्पेंद्र के पास मेडिकल की किसी भी तरह की कोई डिग्री नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, कोई सड़क छाप कार्यकर्ता नहीं है, जो बिना किसी डिग्री के अपना हॉस्पिटल चला रहा था। पेट दर्द की शिकायत होने पर विश्वास आया, उसको 2 बोतल चढ़ाई गई, और उसके बाद उसकी तबीयत और खराब हो गई। भिंड में है रौन थाना, उसके बाद उसको भिंड ले जाया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। अब पुष्पेंद्र कुशवाहा फरार है। जिस पार्टी के नेता बिना डिग्री के इलाज करके लोगों को मार देते हों, उस पार्टी के लोग अगर टैलेंट की बात उठाएं तो क्या कहना चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।